Hello everyone. Today we will discuss the chapter of SST federalism. So, as in last chapter power sharing, we have discussed that in India there are two way we share power, in horizontal and in vertical. So in vertical we share power in central, state and the local. So the power division vertically the powers हम जो डिवाइड कर रहे हैं वही होता है हमारा फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मतलब कुछ नहीं, जो हमारी पावर्स है उसको हम डिफरेंट पार्ट में एक कंट्री में डिफरेंट लेवल्स में इसको डिवाइड कर. जैसे एक पूरा एक कंट्री जो गवर्नमेंट चलाएगी वो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है. जो फिर जैसे हमारे जो कंट्री है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है. वो अब जैसे जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पूरा वर्ल्ड वाइड अपना वर्क करेगी. मतलब इंडिया को जो दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है उसको मेंटेन करके रखेगी. पर अब उसको इतना टाइम तो नहीं मिलेगा कि वो अपनी अंदर के स्टेट्स की भी जो स्टेट्स की जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट कर सके. सो इसके लिए फिर एक नया फॉर्म आ गया, वो है स्टेट गवर्नमेंट. जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे जो स्टेट की जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेगी. पर कुछ आ जाता है कि कोई प्रॉब्लम रहती है तो स्टेट सॉल्व नहीं कर पाती, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा अपना योगदान देती है. सो फीचर ऑफ फेडरलिज्म मतलब कि जैसे फेडरलिज्म होती है, इसमें जो पावर होती है वो अनइक्वल डिवाइड होती है. जो हमारे 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें अनइक्वली डिवाइड होती है. और फिर इसमें जो हमारे जैसे हमारे इंडिया में एक और 3 टायर्स की जो हमारी गवर्नमेंट है, इसमें लोकल गवर्नमेंट भी है. इसमें ये तीनों एक दूसरे को चेक या बैलेंस नहीं कर सकते. मतलब इसमें कि जो हमारी लोकसभा है वो राज्यसभा को ये नहीं बोल सकती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या कुछ वैसा क्यों कर रहे हैं. तो मतलब इसमें वो आवाज़ नहीं उठा सकते उनके अगेंस्ट में. सो ये से कुछ हमारे फीचर, और जो हमारी एक जो डिवीज़न है वो खुद में ही वर्क करेगी. मतलब वो दूसरे के, मैं आपको बताया कि दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी. टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. टाइप ऑफ फेडरलिज्म इंडिया में नहीं, मतलब टाइप ऑफ फेडरलिज्म, जो फेडरलिज्म है इसके भी टाइप्स होते हैं. इसके मेनली दो टाइप है. पहला टाइप है होल्डिंग टुगेदर एंड दूसरा है कमिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर मतलब यहाँ पे जो हमारी कंट्री में जो एक सेंट्रल पावर, जिसको बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जब स्टेट को मैनेज नहीं कर पा रही तो वो एक नया डिवीज़न बना रही है. तो जो हमारी जो डिवीज़न हो रही है, जो जैसे अलग अलग, जैसे हमारे इंडिया में देख सकते हैं जैसे 28 स्टेट्स है, तो जो 28 स्टेट्स है उनको अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. मतलब उनको अलग अलग पावर मिली है और जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आ गया. अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में मतलब कि जो हमारी जैसे यूएसए में देख सकते हैं हम, जैसे बहुत सारी वहाँ की स्टेट्स है, जैसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स है इनके पास सबके पास इक्वल पावर है. अपनी पावर को इंटीग्रेट करके एक सिंगल पावर बना रहे हैं, जो ये पूरे उनकी सारी स्टेट्स को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प करे, उनका स्ट्रेस जो है उसको कम करे. से जो कंट्री यूएसए की जो सिक्योरिटी है वो जो उनकी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो मैनेज करेगी ना. अब जो उनकी स्टेट्स है वो थोड़ी मैनेज करेंगे, उनके पास एक पूरा ग्रुप बन गया है. तो वो जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं ये यूएसए है, इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स, जैसे यहाँ पे स्टेट्स है, जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली कि 8 स्टेट्स है यूएसए के. तो अब जैसे 8 स्टेट्स है तो इनको अब अगर ये अलग अलग रहेंगे, अपनी खुद की गवर्नमेंट रन करेंगे, तो इसको अपनी सिक्योरिटी देखना पड़ेगा. पर अगर इन लोग अपनी पावर को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके एक सिंगल पावर बना लेते हैं, तो वो वाले फेडरलिज्म को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसमें इनकी जो सिक्योरिटी हो जाएगी. जैसे अब इन सबकी सिक्योरिटी एक के हाथ में आ गई, तो वो जो एक है वो एक साथ ही 8 की जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करेगा. बाकी जो फॉरेन अफेयर्स है, जो हमारे कंट्री के रिलेशंस है, उनकी फॉरेन मनी है, उनको जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी. और इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारी होल्डिंग टुगेदर है इसमें किसी भी कंट्री को उसकी जो स्टेट्स है उसको पर्टिकुलर इक्वल पावर्स नहीं मिलते. जैसे हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में सेक्शन 371 है एक स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को उनकी जो लैंड है उसके लिए उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके कल्चर के लिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रॉपर आर्टिकल क्रिएट कर दिए कि उनको अनइक्वलिटी ना फील हो. उनके लिए
उनको स्पेशल पावर मिल जाए। जैसे हम देखते हैं कि जो बोलते हैं ना, हम जो पिछड़े हुए जो ग्रुप्स है उनको, जो आगे नहीं आ पा रहे, उस टाइप के लोगों को ये स्पेशल पावर दे रहे हैं। अब जैसे हमारे इंडिया में देख सकते हैं राजस्थान या महाराष्ट्र, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स है, बहुत लार्ज स्टेट है। वही अगर हम देखें सिक्किम या दूसरे कोई स्टेट को ले ले, मणिपुर ले ले, तो ये बहुत छोटे छोटे स्टेट्स है, पर इनके हिसाब से इनको पावर मिलेगी। जैसे अब महाराष्ट्र से बहुत बड़ा उसका साइज है, वहाँ की अलग अलग लोग रह रहे, तो उनको चलाने के लिए उनको एक प्रॉपर उनके हिसाब से उनको पावर मिले। से मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को कंपेयर करें तो महाराष्ट्र के पास ज़्यादा पावर है, छत्तीसगढ़ के पास कम पावर है। आगे देखते हैं अब हमारा इसमें भी अब 3 लिस्ट जो हमारी, अब पहले देख लेते हैं कि हमारी जो फेडरलिज्म है इंडिया में कैसे वर्क करती है। मतलब हम एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि हमारे इंडिया में, हमको पता है कि फेडरलिज्म है इंडिया में, पर कैसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इंडिया में हम देख सकते हैं, हम 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इसमें 3 डिविजन्स होते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट में, जैसे सेंट्रल, स्टेट और हमारा जो पंचायती राज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। सो अब यहाँ लेते हैं 3 लिस्ट क्रिएट करी गई है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से जब बना था तब यहाँ पे 3 टायर नहीं था हमारी कंट्री में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी। मतलब टायर ऑफ गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे कितने लेवल्स है गवर्नमेंट के। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी 1947 में, तो हमारे पास सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी। पर जब बाद में एक 3rd टायर की जब नीड लगी तो उन्होंने एक और नया डिवीजन क्रिएट कर दिए। So in the union list, all the works which are connected from the world, for international works, all the affairs, world affairs, or the security of the country, all these are handled by the all this comes under the union list. ऐसे वर्क जो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें वर्क रहता है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। इन स्टेट लिस्ट all the works of the state or the like एक कंट्री में जैसे अभी एग्रीकल्चर बिल जो हमारा सेंक्शन हुआ था वो हमारे यूनियन लिस्ट में आ जाता है ना। वो जैसे जो पूरे जो कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। पर जैसे अब हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में देते हैं कि वहाँ पे कोई उनको अपने एक नया रूल जनरेट करने की जरूरत है, तो वो सब जो उनकी जो इंटर स्टेट जो भी चीज़ जो क्राइटेरिया आ जाते हैं वो हमारे स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट मतलब इसमें ये ऐसी लिस्ट है जहाँ पे जी जो मतलब ना वो सेंट्रल लेवल का है ना स्टेट लेवल का। जैसे हमारे एजुकेशन दे सकते हैं, जो एजुकेशन और मैरिज, हाँ जो मैरिज ये सब होता है वो हमारा स्टेट लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी स्टेट के ऊपर वो रहता है ना, मतलब कि उसको किस टाइप से अपना वो देना है, मतलब किस टाइप के रूल देना है कि वहाँ के लोग कैसे रह सकते हैं। मैरिज स्टेट लिस्ट में नहीं आता, मैरिज कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक, सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट सॉरी, हाँ जो हमारा मैरिज और ये सब जैसे स्पेस की, जैसे हमारे जैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ था तो सॉरी जो एजुकेशन ये सब है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। और ये सब हमारा जो हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है ये कंट्रोल करती है। अब ये जो ये कॉन्करेंट लिस्ट को, हाँ मतलब पर मेजर रोल उसमें सेंट्रल लेवल का ही रहता है। सॉरी, रेसिडरी लिस्ट जो हमारी इसमें, अब जो हमारा इसमें जो हमारी जो मैरिज ये सब जो एजुकेशन जो मतलब सबके लिए है, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट वाले के लिए नहीं है या कोई पर्टिकुलर किसी और जैसे स्टेट या रिलीजन के लिए नहीं है, वो हमारे सब इसमें रेसिडरी लिस्ट में आ जाते हैं। सॉरी, इसमें जैसे कि अब मैरिज के लिए हमारे इंडिया में जैसे रूल बना, जैसे जो कोई भी अगर इंसान गवर्नमेंट जॉब में वर्क कर रहा है तो वो 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं रख सकता अपने साथ। तो एक ऐसा लिस्ट बन जाता है जो ये सब मतलब ये एक जैसे अब मेरे लिए ऐसा थोड़ी नहीं होगा, जैसे मैं अगर प्राइवेट जॉब में करता हूँ तो काम करता हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं ऐसा इस रूल को फॉलो नहीं करूंगा। ये रूल सबके लिए हो जाता है, भले बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, पर होता सबके लिए। तो क्या बट वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अगर भाई कोई बात बच्चे करना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं, वो इलीगल है इंडिया में। नहीं ये तो टॉपिक चालू ही नहीं होना था, रेसिडरी लिस्ट में है ही नहीं। हां वही बोल, मैरिज है ना, लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, वही मैंने बोला। वो जो आईटी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो हमारा इसमें आता है ना। हाँ, तो जो जैसे हमारे कंट्री में से कोई टेक्नोलॉजी में जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाय डे, तो जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें
हाँ, इसमें जो होता है मेजर रोल वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई वो रोल नहीं होता। और यहाँ पे एक और आ जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब इसमें जो पावर होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है, पर जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसमें पावर इक्वली डिवाइड नहीं होती है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंस के बाद जब नीड हुई थी कि हमको एक और नया डिवीज़न क्रिएट करना चाहिए हमारे कंट्री में, तो उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उनने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज को जनरेट किया था, इम्प्लीमेंट किया था कंट्री में। सो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर का डिवीज़न, जो कि जैसे अब स्टेट भी कोई ऐसे बहुत छोटा एक एरिया में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हर जगह ऐसा नहीं है कि पानी की सप्लाई 24/7 रहती है, कुछ जगह रहती है यहाँ पे 2 टाइम पानी 3 टाइम पानी आता है। तो अगर वहाँ पानी नहीं आ रहा है तो वहाँ के लिए अब थोड़ी ना स्टेट गवर्नमेंट जाके वहाँ पे अपना काम करेगी, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की पावर को भी थोड़ा और डिवाइड करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्रिएट कर दिए हैं, जो कि और जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था ना तो इसमें इतना वो नहीं कर रहे थे, मतलब इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था इसको, मतलब जैसे इसमें प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, इसमें जो मेंबर्स थे वो प्रॉपर इलेक्ट नहीं हो रहे थे। पर जब बाद में 90s में इसको फिर से जब इंडिपेंडेंस के बाद जब इसमें फिर लगा, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इसमें फिर और मॉडिफिकेशंस की, इसमें फिर आने लगा, इसमें हुआ कि जो हमारे SC ST जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनको भी इसमें रिजर्वेशन देना चाहिए। और जो हमारे फिर यहाँ पे फिर इसमें रेगुलर इलेक्शंस भी हेल्ड होना चाहिए, ये प्रॉपर पूरा मैनेजमेंट इसमें फिर लाया गया था बाद में। फिर रीजंस फॉर, मैंने आपको रीजन बताया था कि ऐसे आपको मैंने वो एग्जांपल दिया कि 24/7 वाटर का सप्लाई नहीं रहता, वहाँ पे 2 से 3 टाइम पानी आता है, तो वो जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो वहाँ पे वर्क करेगी उसके लिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अब यहाँ पे हाँ, जो हमारी अब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसमें भी डिविजन्स आ जाते हैं, कुछ जैसे पंचायती राज है उसके हाँ नहीं, जो हमारा जैसे हमारी कंट्री में 2 एरिया होते हैं ना, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, तो रूरल एरिया में हमारा जो पंचायती राज है वो फॉलो होता है, जो अर्बन एरिया सिटीज़ एरिया वहाँ पे हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करता है। तो जो हमारा पंचायती राज है इसमें एक जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं उनको ग्रुप में वो अपने विलेज से मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, सर्वल उसमें वार्ड मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और एक उनका हेड जो डायरेक्टर होता है वो इलेक्ट होता है, इसको हम सरपंच बोलते हैं हिंदी में, वो सिलेक्ट करते हैं और ये फिर वर्क करते हैं वेलफेयर, विलेज के वेलफेयर के लिए। और जब बहुत सारे विलेज, जैसे एक ये विलेज है, फिर और ऐसे तीन विलेज है, तीन से ज़्यादा विलेज, 2 से ज़्यादा विलेज को जब ये कोलिशन मतलब ऐसे ग्रुप बना लेते हैं तो वो पंचायती राज में आ जाता है। इसके फिर इसमें भी एक मतलब जैसे हम बोलते हैं ना तहसीलदार जो हमारा जो रहता है ना, वो तो जो हमारा पंचायती राज होता है उसमें तहसीलदार हमारा मेन जो हमारा जो उसको कमांड देता है वो होता है, मतलब तुलक लेवल जो बोलते हैं ना वो होता है हमारा, ये 2 से 3 जो विलेजेस को मिला के बनता है। फिर इसमें आ जाता है जिला परिषद मतलब इसमें जो अब इसका भी अब जैसे बहुत सारे विलेज मिलके ग्रुप जब पूरा जिसको कंट्रोल करेगा उसको जिला परिषद बोलते हैं। ये जो होता है, अगर कोई कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या वो कंट्री फेडरल होगी? नहीं तो फिर तो मतलब एक डेमोक्रेसी एक नीड है फेडरल कंट्री। हाँ, मतलब डेमोक्रेसी को और मतलब डीप में इसको और अच्छी प्योर करने के लिए हम फेडरलिज्म को यूज करते हैं। बेल्जियम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, तो क्या वो फेडरल कंट्री नहीं है? बेल्जियम में उनने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करके, हम जैसे पावर शेयरिंग पढ़े थे, उनने इम्प्रूव करके उसको पावर को डिवाइड किए थे। फेडरलिज्म मतलब पावर को डिवाइड कर रहे हैं ना हम। तो जैसे चाइना भी हमारी वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है पर वो फेडरलिज्म को फॉलो कर रही है ना, बस उसी तरह। तो easy to make changes in the power sharing arrangement of no sir, it is not easy to make changes in any law or any rule in the country.
the permission from 2/3 member of the Lok Sabha and Rajya Sabha is needed, and the half of the country's states are उनकी मतलब जो उनकी परमिशन चाहिए होती है उसको रूल को चेंज करने के लिए. How are the new states created in India after independence? Sir, in India, when the leaders think that we should make a separate state for a separate language, जो एक separate language बोलने वालों के लिए separate state होना चाहिए. वो linguistic state करके एक इसमें होगा, मैंने आपको बताया नहीं. linguistic state. इंडिया गांधी जी इतना लड़े कि जात पात के लिए मत लड़ो, हाँ है ना, इतना उसके लिए लड़ाई की है. आपके कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी वही चीज चल रही थी? नहीं सब सर, एक जाति वाले एक स्टेट में रहेंगे, दूसरे जाति वाले ये अलग स्टेट एक में रहेंगे? एक्सपेरिमेंट किया गया था. मतलब इसमें रिस्क था कि मतलब जो हमारी यूनिटी है गवर्नमेंट की वो टूट सकती है, पर जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था सक्सेसफुली वर्क किया और हमारी यूनिटी जो इंडिया की है वो इंक्रीज होने लगी इसके कारण. कैसे इंक्रीज होगी कम्युनिटी? मतलब जब सब अपने अपने लैंग्वेज वाले एक साथ रहेंगे तो कम्युनिटी हाँ. कैसे इंक्रीज होगी? सर उनके लिए अच्छा होगा ना, जैसे उनकी कम्युनिकेशन के लिए उनकी जैसे वहाँ पे जैसे अलग अलग, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था 1965 में जब जो हमारे इंडिया के लीडर्स ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिए थे, इंग्लिश को हटा दिए थे ऑफिशियल लैंग्वेज से, तो उस कारण से लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था. तो अगर डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग अगर एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना उनको. सर इन कोलिशन गवर्नमेंट जब इंडिया में जैसे कांग्रेस थी, तो अगर कहीं एक स्पेसिफिक एरिया में अगर कांग्रेस हार जाती थी तो वो उसको जो उस एरिया की गवर्नमेंट है उसको सप्रेस कर देती थी. इस कारण से जो सप्रेस जो लोग हो रहे थे उनने अपनी डिफरेंट क्या कहते हैं ऐसे कोलिशन में ग्रुप्स फॉर्म किए और वो अपनी पावर को लेने के ट्राई किए थे कि सेंट्रल में. सर अगर दो जैसे सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी वर्क करती है. व्हाट इज ग्राम सभा? सर ग्राम सभा आपको बताया था कि जो ग्रुप जो अलग अलग जो विलेज रहते हैं उनमें जो पंचायती राज जो होता है वो उसको ग्राम सभा बोलते हैं. हाँ. फिर पंचायती राज क्यों बोल रहे हैं? ग्राम सभा मतलब जो अलग अलग पंचायती राज अलग अलग विलेज के पंचायती राज है वो मिला के एक How is पंचायत समिति formed and at what level? सर पंचायत समिति में जो वार्ड के सर्वल पार्टिसिपेंट्स को इलेक्ट किया जाता है और एक उनका डायरेक्टर होता है, इसको हम वो सरपंच बोलते हैं. तो मतलब जो हमारे वहाँ की जो लोकल पीपल है वो इनको इलेक्ट करते हैं, विलेज के जो लोकल पीपल है. कोई क्वेश्चन? लोकल गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको कौन करता है मॉनिटर? स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करने से मतलब कि कुछ ऐसा डिमेरिट्स हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के कारण? नहीं, इसमें मेरिट्स ही है ना. जहाँ पे स्टेट जो लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही थी वो अब वो प्रॉब्लम को भी समझ पा रहे हैं ना. मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट और जो पीपल के बीच में उनको कम्युनिकेशन कराने के लिए एवरी मेरिट्स बिहाइंड देयर डीमेरिट्स. सर Yes, एक sir. है, Always. एक है. सर बताओ. डोंट नो. यस दिवांशी. सर जो रेवेन्यू था जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी वो उन्होंने अब लोकल लेवल के साथ जो है अपना रेवेन्यू शेयर करना चालू कर दिया था, तो वो उनके लिए डीमेरिट हो गई. इट लीड्स टू करप्शन. It's ninth topic. Can you explain that in short? रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. Can you explain that in short? अब जैसे कहीं पे जैसे स्टेट में कुछ वर्क करते करते ऐसे होता है कहीं पे, जैसे हम देखते हैं अभी जो गवर्नमेंट है वो हाईवे को हटा के एक्सप्रेस वे बनाना प्रीफर कर रही है, तो उसमें स्टेट के अकेले के उसमें वो पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले मतलब कि एक लॉ को मतलब जैसे हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो वो जैसे कोई अपना प्रपोजल रखी तो उसको अपोज करने के लिए फिर अपोजिशन बैठी है ना, तो उसको सपोर्ट के लिए जो हमारी सेंट्रल लेवल है वो वर्क करती है.